हेलो दोस्तों, आज घटना चक्र चैप्टर 3 सतत आर्थिक विकास चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए और चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सतत विकास सामाजिक के आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। चलिए अब देखते हैं सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाएं। आर्थिक विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा वेटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में दिया था। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी अनदेखी ना करे। चलिए अब सतत विकास का उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त है। यह उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने बचाया है। संक्षेप में यह उद्देश्य निम्न है: पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, ऐसा नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे, विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदाय को शामिल करना, शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना तथा उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझ कर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुँचाए उनके विकास में मदद करे, अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। सतत विकास एक मूल आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए समान जैसे आदर्शों की मांग करता है।
यह निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। पुष्कीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी हो जाएगा इसका आंसर। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। पुष्कीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। UNWTO द्वारा पुष्कीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। जो निम्न है: आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि यानी लोकल प्रोस्पेरिटी, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, अंगतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन दक्षता तथा पर्यावरणीय शुद्धता। पुराना डाटा हो गया है 2021 के। देखते जून 2021 में जारी SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 से 21 के अनुसार शीर्ष स्थान जो है ना केरल का है। ये भी डाटा पुराना हो गया है। SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर जो है ना टॉप स्थान पर अगर बोला जाए तो केरल हो जाएगा। वर्तमान में जो है ना केरल क्या है, प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 20 से 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 स्थानों में शामिल नहीं है? तो गुजरात नहीं होगा। 5 स्थानों में जो है ना गुजरात का स्थान नहीं है। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में डैशबोर्ड 20 से 21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसका शीर्षक था पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। केरल का स्थान जो है ना प्रथम है, दूसरे का स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे का स्थान पर जो है ना तमिलनाडु है, चौथा स्थान पर आंध्र प्रदेश है और गोवा का स्थान 5वां है। इसका भी आंसर जो है ना सी हो जाएगा। केरल का स्थान प्रथम है, तमिलनाडु का थर्ड है, हिमाचल प्रदेश का सेकेंड स्थान है। कथन और कारण। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही
व्याख्या है, सही स्पष्टीकरण है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। इस प्रकार प्रश्नजनक कथन और दोनों सही है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? संपोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में रचेल कर्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ। पुष्कीय विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। चलिए 8 देखेंगे। धरणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धरणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जा सके। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कर्सन की पुस्तक साइलेंट वैली स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल रिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ है। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ है। सतत विकास संसाधनों के प्रयोग का एक आदर्श मॉडल है। यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। सतत विकास के अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। 11 नंबर देखेंगे। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के। आर्थिक विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है?
प्राकृतिक संसाधनों के किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, निम्बराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में है। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, गोचर धन का संचय हो पाता है। अगोचर धन का संचय हो पाता है, 2 और 4 हो जाएगा, यानी अगोचर धन का संचय हो जाता है। और 2 में देखिए क्या है, 2 में देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी यानी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, कुशलता में विकास और उत्पादकता में वृद्धि, यानी सभी से होगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित होता है तो सभी के माध्यम से होगा। मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के नाम से भी माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है: कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि आदि। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 11 से 12 के आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था धारणीय विकास यानी SDG। कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। ये नहीं होगा, एक छोड़ के जो है ना सब हो जाएगा। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य सहायक साबित हो सकता है? स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। 1, 2, 3 सभी के द्वारा हो जाएगा।
समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ को समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में जहाँ स्व सहायता समूह और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं, तो वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबकों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और तदनुसार समावेशित वृद्धि को पोषित करेंगे। आर्थिक विकास से संबंध जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। पहले हो जाएगा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और एक लास्ट में जाएगा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। चलिए दोस्तों, समाप्त हो गया।